तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, एक नई टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग जियोलॉजी को इन डिटेल जो है वह देखे थे। आज जो है क्या करेंगे, जियोग्राफी को स्टार्ट करेंगे। और कल की क्लास में जो है 10-12 मिनट हमने क्या किए थे, थोड़ा सा बेसिक बात बताए थे जियोग्राफी के बारे में। ठीक है, तो बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। ठीक है, तो जियोग्राफी में हेडिंग लगाइएगा। क्या आपका जियोग्राफी एक नई पेज पर हेडिंग लगा लीजिए, ऐसे तो कल बेसिक बात बताए ही थे। ठीक है, चलिए जियोग्राफी में सबसे पहला भूगोल में क्या पढ़ना है। भूगोल, दुनिया है गोल, उसी को बोलेंगे भूगोल। ठीक है, सुनो भूगोल है क्या। तो भूगोल का मतलब होता है कि हमने बताया कि जियोलॉजी का मतलब होता है भूगर्भ विज्ञान। ठीक है, तो जियोग्राफी का मतलब क्या होता है जी। जियोग्राफी का मतलब होता है कि पृथ्वी के ऊपर जो भी आपका नदी बेसिन है, नदी तंत्र है, मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, पर्वत है, पहाड़ है, हिमालय है, सब के बारे में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। वही तो कहलाता है जियोग्राफी। जबकि जियोलॉजी कहलाता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है उसका अध्ययन हम लोग करेंगे, तो कहलाएगा जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान। ठीक है, तो डिफिनेशन कल बता दिए थे। इसमें सबसे पहला बात आता है मेरे दोस्त की पृथ्वी की आकार कैसी है। पृथ्वी की आकार जो है ना, यह बात बताए थे कैसा है। तो पृथ्वी की आकार जो है ना वह जियोड है। ठीक है, क्या हुआ था कि मैडम आई थी और कही थी कि पृथ्वी जो है ना वह कैसा है, तो गोल है। और बच्चा याद कर लिया था कि पृथ्वी जो है ना वह सही में गोल है। ठीक है, और सर जी आए और कहे कि मैडम आपकी गलत बताई है बच्चों, पृथ्वी की आकार जो है ना वह अंडाकार है। जबकि मिस आती है और उसके बाद में कहती है कि नहीं, पृथ्वी जो है ना वह संतरा की तरह है। ठीक है, तो ना पृथ्वी गोल है, ना पृथ्वी आपका इलेप्टिकल है, और ना जो है वह ऑरेंज की तरह है। पृथ्वी जो है ना वह जियोड है। थोड़ा सा आप खुद से दिमाग लगाइए कि पृथ्वी के ऊपर पर्वत है, पहाड़ है, नदी है, तो पृथ्वी की आकार गोल कहां से हो जाएगी। पृथ्वी की कोई शेपे नहीं है, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, जियोड बोल दिया। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी जो है ना कितनी साल पुरानी है, तो पृथ्वी जो है ना यह पुरानी है 4.6 अरब साल पुरानी। ऐसा हम नहीं बोलते हैं, कास्ट डी बफन बोलते हैं। ठीक है, कितनी साल पुरानी है पृथ्वी, तो 4.6 अरब साल। अरब साल जो है ना यह पृथ्वी पुरानी है। कौन कहते हैं, तो कास्ट डी बफन बोलते हैं। कास्ट डी बफन, कास्ट डी बफन कहते हैं कि पृथ्वी जो है वह 4.6 अरब साल पुरानी है। ठीक है, इतना जो है पृथ्वी की एज हो चुकी है, और अभी भी जो है ना पृथ्वी 5 अरब साल अभी और रहेगी। समझ रहे हो, कास्ट डी बफन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में भूगोल हो गया, पृथ्वी के आकार जियोड है, पुरानी 4.6 अरब साल, कास्ट डी बफन। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हमको पढ़ना है क्या, बृहद हिमालय के बारे में। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ठीक है, उसके बाद में नदी तंत्र आ जाएगा, मैदानी भाग आ जाएंगे, पठार भाग आ जाएंगे, समुद्र वगैरह आ जाएगा। ठीक है, समुद्र के बारे में से बता दिए हैं। तो चलो थोड़ा सा आप डायग्राम बनाते चलिएगा, बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके ही बैठिएगा। ठीक है, चलो तो हम मैप बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से यहां से इसे उठा देना है, आगे जाकर के लगभग लगभग जो है वह बनानी है जी डायग्राम। ठीक है, यह सिक्किम वाला थोड़ा सा उठा दिए, यहां से अरुणाचल प्रदेश वाला, और यह। ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए था इसको। चलो करता हूं। यह जो है इस तरह से क्या है, भारत का आपका मैप है। लगभग लगभग जो है यह भारत का मैप है। ठीक है, यहां पर क्या है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है। अरे भाई यह सब तो याद होना चाहिए, बच्चा में याद कराया जाता है। चलो तो सबसे पहले जो है ना यहां से क्या करेंगे, हिमालय वाला आएगा, तो यह कौन सा भाग हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ट्रांस हिमालय। कल भी बताए थे, आज भी बता दे रहा हूं, ट्रांस हिमालय हो गया। उसके बाद में ट्रांस के बाद बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। उसके बाद में अगला मध्य हिमालय, इसको मध्य हिमालय बोलेंगे। फिर उसके बाद में इसको शिवालिक बोलेंगे। ठीक है, शिवालिक। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, शिवालिक के बाद आ जाएगा मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र आ गया, यहां पर मैदानी क्षेत्र। उसके बाद में यह बचा हुआ भाग क्या हो जाएगा, यह मैदानी क्षेत्र इतना आ गया ना जी। ठीक है, और यह वाला भाग क्या आ जाएगा, पठार क्षेत्र, पठारी क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद में यहां पर क्या आ जाएगा, यह कोस्टल क्षेत्र, कोस्टल क्षेत्र हो गया।
ठीक है, समुद्र के पास में है, इधर बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर अरब सागर है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, कोस्टल क्षेत्र बोल दिया। ठीक है, तो यही जो है ना आपको पढ़ना है पूरे जियोग्राफी में। तो अच्छा से मेरे दोस्त लिखते चलिएगा और जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी ना उस बात को क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमने बताया था क्या कि नदी जो है वह कहां से निकलती है, तो नदी जो मान के चलो पहाड़ से निकलती है। ठीक है, नदी हिमालय पर्वत से यदि मान के चलो कि निकलती है, हम पहाड़ बोलते हैं। तो सबसे पहले मेरे दोस्त मेरे भाई यहां से ऐसे बनाएंगे पहाड़ और यहां से बनेगा नदी। ठीक है, यहां से नदी निकलना स्टार्ट हुई और नदी जो है ना वह ऊबड़ खाबड़ से चलती है। ठीक है, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र से चलती है, टेढ़ा मेढ़ा चलती है, जैसे सांप चलता है। ठीक है, सांप जो है वो सीधे चलता है, तुम भागो उसको टेढ़ा मेढ़ा। तो टेढ़ा मेढ़ा जो चल रहा है ना नदी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षिप्रिका बोलते हैं। ठीक है, यह क्या हो गया, क्षिप्रिका हो गया। इसी को बोला जाता है इंग्लिश में रेपिडो। ठीक है, तो रेपिडो क्या है, तो रेपिडो जो है ना नदी पहाड़ से निकलते हुए ऊबड़ खाबड़ आकृति से चलती है, तो उसमें क्या बोला जाता है, ऊबड़ खाबड़ आकृति से चलने की प्रोसेस को बोला जाता है रेपिडो। उसके बाद में नदी आगे बढ़ती है। ठीक है, और बढ़ने के बाद किताब में देता है कि नदियां पहाड़ों पर चलती है तो ऊबड़ खाबड़ आकृति से चलती है, कहीं ऊंच कहीं खाल। ठीक है, उसी को बोला जाता है रेपिडो। और उसके बाद नदी गिरती है नीचे, तो जहां से गिरती है उसको बोला जाता है झरना। ठीक है, झरना, ककोला झरना आप देख लीजिए नवादा में जी। ठीक है, अच्छा बिहार में यहां पर, अच्छा यहां झरना हुआ, उसके बाद में नदी गिरी, जहां पर नदी गिर रही है तो वहां पर पानी जमा होगा, हाँ या ना। ठीक है, पानी तो जमा होगा ही, बिल्कुल होगा। तो यहाँ एक कुंड बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवनमन कुंड बोलेंगे। एकदम ध्यान से अवनमन कुंड बोलेंगे। यह बात जो है कल बताए थे ऐसे, अवनमन कुंड, यह तो नदी में ही बताए थे जी, अवनमन कुंड बताए हैं। ठीक है, उसके बाद में अवनमन कुंड, अवनमन कुंड से नदी जो है वह आगे बढ़ेगी, हाँ या ना। ठीक है, जब नदी आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, नदी जो है वह एस आकार की घाटी बना रही है। नदी जो है कैसा घाटी बना दिया, इंग्लिश अल्फाबेट का एस आकार की घाटी बना रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिनांडर, मिनांडर बोलते हैं। ठीक है, तो नदी जब जो है अवनमन कुंड से आगे बढ़ती है और उसके बाद एस आकार की घाटी बनाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं और मिनांडर। ठीक है, और मिनांडर को काट करके नदियां जो है वह क्या हो गया, यहां से काटा, मिनांडर ऐसे था और काट करके नदी जो है ना वह सीधा हो जाती है। तो नदी क्या हो गई, सीधा हो गई। तो सीधा हो गई तो इसको क्या बोलेंगे, छाटन झील बोलेंगे, या इसी को गोखुर झील बोला जाता है, या इसी को ऑक्सबो लेक बोला जाता है। ठीक है, यह क्या कर दिया, इसको काट दिया, मिनांडर को काट करके नदी सीधे हो गई। इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे छाटन झील। ठीक है, समझ में आ रही है, छाटन झील हो गया। इसी को हम लोग ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ठीक है, गोखुर झील भी बोला जाता है। ठीक है, बैल के पैर के समान हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सबो लेक। उसके बाद में नदी जो है ना मुहाने पर जाने के बाद, नदियां जब पहाड़ों से गिरती है तो इसकी स्पीड जो है वह ज्यादा होती है। ज्यादा होने के कारण यह करता क्या है, वेदरिंग करता है, तोड़ता है, पत्थर को तोड़ करके ढकेलते हुए लाता है कि चल बेटा मेरे साथ, तुझे दिखाता हूं एक फिल्म। ठीक है, सुनो, यह छाटन झील, और उसके बाद में छाटन झील से क्या हो जाता है, बता रहे हो सब। छाटन झील से नदी जो है ना मुहाना पर आ गई और उसके बाद में कई सारे नदी भागों में बंट गई। ठीक है, कई सारे नदी भागों में बंट गए तो उसको क्या बोलेंगे, वितरिका, वितरिका। ठीक है, कई सारे नदी भागों में बंट जा रही तो उसको बोला जाता है वितरिका। यही बात तो था, इतनी सी तो बात है। ठीक है, अच्छा अब नदी मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे बंधु, जब नदी जो है वह क्या कर रही है, अपने साथ मलबे को लेकर के ढो रही है, तो नदी का शुद्ध पानी थोड़ी आप खाली बहेगा जी। जब चट्टान को तोड़ेगी तो तोड़ करके कहेगी कि हम मेरे साथ चल चलो। सबसे पहले नदी क्या करती है, सबसे पहले चट्टान से टकराती है और चट्टान को तोड़ देती है, तोड़ करके उसको ले चल जाती है, रगड़ रगड़ करके पतला कर देती है, छोटा छोटा टुकड़ों में कर देती है, इतना पतला कर देती है कि बालू के कण के बराबर हो जाता है, और ला करके क्या कर देता है, डिपोजिशन कर देता है मुहाने पर। ठीक है, तो नदियां यदि क्या कर रही है, मलबे को लेकर के ढो रही है, और मलबे को जब लेकर के ढो रही है ना तो क्या करेगी, एक जगह पर ले जाकर के कलेक्ट कर देगी और इससे जो निर्माण होगा उसी को क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। और यदि नदी जो है ना मलबे को लेकर के ढो रही है, मिट्टी को लेकर के ढो रही है, ठीक है, तो मिट्टी को लेकर के ढो रही है तो क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा। ठीक है, कम मात्रा में जमा कर दिया तो रोधिका बनाएगा, और अधिक मात्रा में जमा कर देता है मिट्टी
तो डेल्टा बन जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा जो है ना वह कौन बनाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ना वह बनाता है। ठीक है, और सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, तो सुंदरवन का डेल्टा है। यह बात हमने बता दिए थे। ठीक है, चलिए ये सब तो बात की बात है। ठीक है, अब सुनो, नदी जो है क्या करेगी, नदी अपने साथ यदि चट्टान को लेकर के ढोती है तो ला करके सबसे पहले जो है ना यहीं पर स्टोर करेगी और नमन कुंड में। ठीक है, या तो मान के चलो किसी क्षेत्र में ले जाकर के चट्टान को स्टोर कर दे रही है तो वह क्षेत्र क्या हो जाएगा, चट्टानी हो जाएगा। ठीक है, और उस प्रदेश को क्या बोलेंगे हम लोग, भावर प्रदेश बोलेंगे। ठीक है, नदी क्या कर रही है, चट्टान को ढोती है। ठीक है, चट्टान को ढो रही है एवं इकट्ठा कर देती है, इकट्ठा करती है तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं भावर प्रदेश। ठीक है, भावर प्रदेश क्या हुआ, तो भावर प्रदेश हुआ कि नदी जो है ना जब चलती है तो अपने साथ क्या करती है, मलबे को ढो करके चलती है, चट्टान को ढो करके चलती है। ठीक है, तो चट्टान को ला करके किसी क्षेत्र में जमा कर दे रही है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस क्षेत्र को भावर प्रदेश बोलेंगे। उसके बाद में भावर प्रदेश के बाद क्या होगा, अब मान के चलो कि नदी जो है ना चट्टान को इकट्ठा कर दिया, उसके बाद में अपने साथ मलबे को लाए हुआ इकट्ठा कर दिया, तो अब नदी का क्या बचेगा, पानी जमेगा। ठीक है, पानी बचेगा और यही पानी जा करके कहीं पर स्टोर हो जाएगी तो पानी जमा देगी, और जहां पानी जमा देगी उसको तराई क्षेत्र कहा जाता है, और इसी पानी से क्या हो जाएगा, खेती हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है, बोलिए। ठीक है, तो यदि नदी क्या होता है, यदि नदी पानी को इकट्ठा कर देती है, पानी को इकट्ठा कर देती है तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है, तो वह क्षेत्र मेरे दोस्त वह कहलाता है आपका कौन सा, तो तराई प्रदेश। ठीक है, तराई क्षेत्र कहलाता है या तराई प्रदेश बोलो, बात बराबर है। ठीक है, समझ में आई बात, बोलिए। अच्छा, तो यदि नदी पानी को इकट्ठा कर देती है तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है, तराई कहलाता है। इधर लिखे सुनो, अब उसके बाद क्या होता है, नदी जो है ना वह मलबे को ला करके इकट्ठा कर रही है, कम मलबा को इकट्ठा करेगी तो हो जाएगा रोधिका। ठीक है, कम मलबा बोले तो मिट्टी, कम मलबा को क्या करती है, इकट्ठा करती है। ठीक है, इकट्ठा करती है तो रोधिका हो जाता है, यही रोधिका ज्यादा हो जाएगा तो क्या बना देगा, डेल्टा बना देगा। ठीक है, और दो नदी पहाड़ों से बीच में निकलती है तो मिट्टी का कटाव कम होता है, क्योंकि पहाड़ जो है ना वहां पे मिट्टी नहीं होते हैं, मिट्टी कम कटता है तो नदी जो है ना वह डेल्टा रोधिका का निर्माण न करके ज्वार नद बनाती है, एस्चुरी का निर्माण कर देती है। ठीक है, बोलिए। अच्छा, कम मलबा को इकट्ठा करती है तो रोधिका, अब यही जो है ना मिट्टी ले जा रही है तो मिट्टी को इकट्ठा करती है, तो सुनो, मिट्टी को इकट्ठा करती है वह क्षेत्र, करती है तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है, वह क्षेत्र आपका खादर कहलाता है। ठीक है, खादर प्रदेश क्या होती है, वह क्षेत्र कैसा प्रदेश कहलाएगा, तो खादर प्रदेश कहलाएगा। जैसे यहाँ पर कौप मिट्टी आया, ठीक है, तो सुनो, नदी जो है ना अपने साथ मलबे को ढो रही है, ढोते ढोते जो है ना कहीं यहाँ मिट्टी इकट्ठा कर दे रही है, कभी यहाँ मिट्टी इकट्ठा कर दे रही है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे कौप मिट्टी। ठीक है, तो मान के चलो पहले मिट्टी ला करके जमा कर दिया तो उसको हम लोग बोलेंगे बांगर, और उसके बाद में नया मिट्टी ला करके जमा कर रहा है तो उसको बोलेंगे खादर। ठीक है, बोलिए। तो कौप मिट्टी दो तरह के, एक हो गया बांगर और दूसरा हो गया खादर। ठीक है, दूसरा हो गया खादर। बांगर को बोलेंगे हम लोग पुरानी जलोद मिट्टी। ठीक है, पुरानी जलोद, और उसके बाद में खादर को बोलेंगे नई जलोद मिट्टी। ठीक है, नई जलोद मिट्टी। दियरा का क्षेत्र जो होता है ना, दियरा क्षेत्र, और उसके बाद में चावड़ क्या होता है जी, तो चावड़ होता है। ठीक है, और एक होता है दियरा। ठीक है, दियरा क्षेत्र क्या होती है, तो वैसा क्षेत्र जहां पर एक ही फसल हो उसी को बोला जाता है दियरा क्षेत्र, क्योंकि गंगा के पानी से क्या हो जाते हैं, कटाव पीड़ित, मतलब कि वैसा व्यक्ति जो जिसका जमीन कट जाए उसी को तो कटाव पीड़ित बोलते हैं। तो होता क्या है, दियरा क्षेत्र में पानी जो है ना भर जाता है और एक ही फसल होती है, जब पानी निकलता है तो वहां मिट्टी क्या होती है, नई नई मिट्टी आती है। ठीक है, कौप मिट्टी जो है ना वह कैसा होता है, तो नया मिट्टी होता है, उपजाऊ मिट्टी होता है, क्योंकि नदी जो है वह काट करके मिट्टियों को लाती है और उसके बाद में मैदान में ले जा करके फैला देती है, तो मिट्टी कैसा हो जाता है, नया हो जाता है। और यही कारण है कि दियरा क्षेत्र में जो है ना वह फसल अच्छा लगते हैं। ठीक है, जबकि आप देख लो
दियरा के बाद चावड़। चावड़ क्या होता है, जहां पर 12 मास क्या हो सके, तो 12 मास फसल हो सके। जैसे कि रबी फसल होगा, अक्टूबर नवंबर में बोया जाएगा, उसके बाद में मार्च में काट लिया जाएगा, ठीक है। मार्च में काटने के बाद फगुआ मनाया जाएगा उसी के रोटी से जी, ठीक है। समझ में आ रही बात, गेहूं को पिसा करके आटा बना करके और उसी से पुआ कचौड़ी छनाएगा, ठीक है। यह होता है। उसके बाद में फिर गेहूं काटने के बाद 1-2 महीना जो है वह छोड़ दिया जाता है जमीन को परती, इसलिए ना कि ताकि उसकी फर्टिलाइजर शक्ति जो है ना वह क्या कर सके, स्टोर रह सके। ऐसा ना कि एक फसल काटे और बस उसको जुटा करके दूसरा का फसल जो है ना वह डाल देना, इसके फर्टिलाइजेशन शक्ति जो है ना, फर्टिलाइजेशन नहीं, फर्टिलाइजर शक्ति जो है ना वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 1-8 महीना जो है ना वह गैपिंग दिया जाता है। फिर प्याज की खेती कर दिया जाता है, जायद क्रॉप्स बताएंगे, अभी क्रॉप्स आगे बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद में फिर धान की खेती कर दिया जाता है, खरीफ क्रॉप्स, और तब फिर से रबी क्रॉप। देख रहे हो तो 12 मास हो रही है। तो वहां की जमीन जो है ना कैसा हो जाती है, कम डूबता है। वह डूबता कैसे है, तो वह बरसात की पानी से डूबता है। मिट्टिया जो है ना वह पुराने रह जाता है, उसी को हम लोग बोलेंगे बांगर, ठीक है। समझ में आई बात। दियरा में कभी कभी भी पानी नहीं आता है, तो वही जमीन जो है ना नहीं आपका मिट्टी स्टोर कर पाती है, नदी जो है वह नहीं ला पाता है मिट्टी को, तो वही मिट्टिया रह जाता है और दियरा क्षेत्र में भी फसल नहीं हो पाती है किसी किसी साल, ठीक है। तो यही तो हुआ बांगर और यह हुआ खादर। क्या होता है दियरा क्षेत्र और क्या होता है चावल, समझ में आया। कोई पूछेगा कि दियरा क्षेत्र क्या है, तो बता देना है कि वैसा क्षेत्र जहां पर क्या हो, एक फसल हो और बाकी जो है ना वह खेत क्या होता है, डूबा रहता है पानी से, ठीक है। उसके बाद में चावल में क्या होता है, 12 मास खेती होती है, ठीक है। अच्छा, तो बांगर पुरानी जलोद हो गया और खादर जो है ना वह नई जलोद हो गया, ठीक है। खादर जो है ना वह खेती के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। खेती के लिए बहुत अच्छा क्या है जी, तो यह आपका नई जलोद है, ठीक है। उसके बाद सुनो, नोट में बात लिख लीजिए, रेह या कल्लर मिट्टी, ठीक है। रेह मिट्टी या कल्लर मिट्टी जो है ना इसमें आयोडीन की मात्रा होती है, कल बता दिए थे, और इसमें खेती ना हो सकता है। अब सुनो, यह तो हमने बता दिया, यह बेसिक बात है, नदी कैसे कैसे क्या कर दी। अब हम बताएंगे क्या ट्रांस हिमालय के बारे में, बृहद हिमालय के बारे में, मध्य हिमालय के बारे में और शिवालिक हिमालय के बारे में। और चलेंगे कहां पर, मैदानी क्षेत्र में चलेंगे, फिर पठारी क्षेत्र में चलेंगे और उसके बाद में कोस्टल समुद्री मार्ग, ठीक है। समुद्री क्षेत्र में क्या करेंगे, हम अपना दस्ता दे देंगे, ठीक है। चलिए, तो यह बात वाला मिटा दे, बोलिए 1 मिनट बना रहिएगा, देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, मिटा दे, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए एकदम आराम से बता रहे हैं, ठीक है। चलो, पहाड़ भी बताए थे कल, पर्वत भी बताए थे। पहाड़ होता है ना कि समुद्र से कितना 1000 मीटर नीचे रहेगा तो उसको हिल बोलेंगे, ठीक है। हाई हिल पे नच्चे तो तू बड़ी जच्चे, ये नहीं जी, ये अलग है, ठीक है। देखो, अच्छा, अब हम क्या बताएंगे, हेडिंग लगाइएगा ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय की चोटी जो है ना, पूछता है कि इसकी जो है ना एवरेज हाइट कितना होता है, 6000 मीटर, ठीक है। चलो, हेडिंग लगा लीजिए ट्रांस हिमालय। पहला, ट्रांस हिमालय मैप को जो है ना, भारत का मैप जैसे बनाए हैं, बने चाहे मत बने, आप जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। जब कुछ नहीं बनता है तो ऐसे बनाओ ना, सबसे बढ़िया, ठीक है। चलिए, देखो, सुनो, ट्रांस हिमालय क्या है, तो सबसे जो है ना यह पुरानी हिमालय को हम लोग बोलेंगे ट्रांस हिमालय, ठीक है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर जो है ना हिमालय पर्वत, ठीक है। हिमालय पर्वत तो जनरली आधा जो है चाइना भाग में है, ठीक है। थोड़ा सा भाग हिमालय पर्वत जो है ना वह कहां पर, तो जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जो पर्वत है ना वह किसका भाग है, तो वह सब जो है ना वह ट्रांस हिमालय का भाग है, ठीक है। सबसे पुरानी हिमालय, उसी को हम लोग बोलेंगे सबसे पुरानी, क्या है, तो सबसे पुरानी है आपका ट्रांस हिमालय, सबसे पुरानी। अच्छा, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है जी, तो पृथ्वी जो है ना सबसे पहले क्या थी, पृथ्वी एक आग की गोला थी। बहुत साल पहले, बहुत वर्षों पहले पृथ्वी जो थी ना वह एक आग की गोला थी, मतलब कि 4.6 अरब साल पहले,
ठीक है, पृथ्वी एक आग की गोला थी और उसके बाद जो है ना इसका डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर सब बढ़ते गया, जिसके कारण क्या हुआ, पृथ्वी जो है ना वह दो भागों में बट गई। ठीक है, एक भाग जो है ना वह कहलाता है आपका पेंथलासा और दूसरा भाग कहलाता है पेंजिया। पेंथलासा होता है बाहर वाला भाग और पेंजिया होता है अंदर वाला भाग। ठीक है, और इसके टूटने से जिस सागर का निर्माण हुआ, तेथिस सागर, और यही तेथिस सागर जब ऊपर हुआ कि नहीं तो क्या बना दिया, हिमालय पर्वत बना दिया। ठीक है, बोलिए, ऊपर वाला भाग था गोंडवाना लैंड और ऊपर वाला भाग अडवाना लैंड और नीचा वाला भाग जो है ना वह गोंडवाना लैंड था। बताए तो थे जी। तो सबसे पुरानी है, उसके बाद में इसकी एवरेज ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितना होता है, तो औसत ऊंचाई मेरे दोस्त मेरे बंधु इसका होता है, एक स्वर में बोलेंगे जय मां सरस्वती। ठीक है, 6000 मीटर। ठीक है, बोलो इसका एवरेज ऊंचाई कितना होता है, तो ट्रांस हिमालय का एवरेज ऊंचाई जो है ना वह 6000 मीटर होता है। इसका एग्जाम्पल बताए, जैसे कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। लिखिए एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा, तो एग्जाम्पल में लिखिए काराकोरम, काराकोरम हो गया, काराकोरम, लद्दाख, लद्दाख, जास्कर, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम की जो है ना दो गो ऊंची चोटी है आपका, एक पहला है गार्डविन आस्टिन और दूसरा है गैसर ब्रूस। लिखो इसका दो ऊंची चोटी, कौन सा ऊंची है, बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है। ठीक है, यही नहीं जी, अलग है। ठीक है, पहला हो गया आपका गार्डविन आस्टिन, गार्डविन आस्टिन हो गया। इसकी ऊंचाई कितना है, हो 8611 मीटर। यही सवाल पूछेगा। ठीक है, को नहीं जानत है जग में, 8611 मीटर के कर ऊंचाई है, गार्डविन आस्टिन की ऊंचाई है। ठीक है, और गैसर ब्रूस, गैसर, गैसर ब्रूस। ठीक है, यह क्या है, दूसरी चोटी है काराकोरम की। समझ में आ रही है बात। अच्छा, उसके बाद में काराकोरम सबसे ऊंचाई पर है, इसीलिए यहां पर ग्लेशियर भी है जी, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बार्टोडो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर। चलो सब लिखता हूं। ठीक है, चलिए गैसर ब्रूस, लद्दाख, लद्दाख की सबसे जो है ना ऊंची चोटी हो गया, सबसे ढलाव क्षेत्र होता है, इसको बोलते हैं राकापोसी। ठीक है, सबसे ढलाव क्षेत्र लद्दाख का हम लिखेंगे यहां पर, सबसे पहले लिखो, यही लिख दे। इसका जो है ना सबसे नीची ढाल, सबसे जो है ना खतरनाक ढाल लिखो, इसका सबसे खतरनाक ढाल कौन है, तो खतरनाक ढाल जो है ना, अच्छा ढाल समझ रहे हो, चलो मैं बताता हूं, राकापोसी, खतरनाक ढाल राकापोसी। जैसे कि यह आपका पर्वत है, ऐसे यहां से पर्वत 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 ऊपर चला गया, पर्वत पर्वत, उसके बाद में खटाक से नीचे आ जाओगे, यह वाला देखो, यह सबसे जो है ना यहाँ पर पर्वत पर गया, और सबसे जो है ना ऊंची ढाल क्या है, यह है किसका, तो राकापोसी का है, जो कहाँ है, लद्दाख में सबसे ऊंची ढाल है किसका, तो राकापोसी का। ठीक है, बोलिए। अच्छा, यह बात समझ में आई, सबसे खतरनाक ढाल किसका है, तो आपका लद्दाख का है। उसके बाद में काराकोरम जो है ना, यह ऊंचाई पर स्थित होने के कारण, ऊंचाई पर स्थित होने के कारण क्या है, होने के कारण, होने के कारण ग्लेशियर स्थित है। ठीक है, ग्लेशियर, ग्लेशियर स्थित है। जैसे कि एग्जाम्पल में लिख लो, कौन सा ग्लेशियर, तो पहला लिख लीजिए सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, ठंडा इतना पड़ेगा ना जी तो कहे कि बात ही नहीं है। सियाचिन ग्लेशियर ऐसे लिखाता है, यह शुद्ध लिखा है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर हो गया। उसके बाद में हिस्पर ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर। ठीक है, उसके बाद में बार्टोडो ग्लेशियर, बार्टोडो, बार्टोडो ग्लेशियर। ठीक है, और उसके बाद में बियाफो ग्लेशियर। यह सब कुछ एग्जाम्पल है, बियाफो ग्लेशियर। ठीक है, बोलिए, यह क्या हो गया, बियाफो ग्लेशियर। तो ट्रांस हिमालय में याद रखिएगा कि यह सबसे पुरानी हिमालय है। ठीक है, उसके बाद में औसत ऊंचाई 6000 मीटर। एग्जाम्पल में हमने बोला पहला काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और उसके बाद में हमने बोला पीर पंजाल। काराकोरम की दो ऊंची चोटी आपका गार्डविन आस्टिन और गैसर ब्रूस। लद्दाख का सबसे नीचा ढाल जो है ना, सबसे ऊंची ढाल, ठीक है, सबसे खतरनाक ढाल लिखो, या उसी को हम लिख सकता हूं ऊंची ढाल कौन है, तो राकापोसी है। यह इंपॉर्टेंट है जी, राकापोसी है। उसके बाद में जास्कर, पीर पंजाल ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ क्या है आपका काराकोरम में
यह है जी, क्या बोलता है, ग्लेशियर है, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, उसके बाद में बार्टोडो ग्लेशियर, ठीक है। उसके बाद में दूसरा का हम अब क्या लिखेंगे, मध्य हिमालय, यही ना, ट्रांस हिमालय बृहत्तम मध्य आएगा, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। अब सुनो, बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय, इसी को लिखो, सर्वोच्च, सर्वोच्च हिमालय, जो लिखना है लिखिए। अब सुनो, बृहद हिमालय यह कहां से कहां तक फैला है, तो यह जो है ना आपका सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है, तो यह स्टार्ट होता है आपका पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान में सुलेमान पहाड़ी से, ठीक है, सुलेमान, किरधन, यह सब पहाड़ी, नमक पहाड़ी, यह सब कहां है, पाकिस्तान में है। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है सुलेमान से, ठीक है, और उसके बाद में कहा जाता है, यह अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो लिखेंगे, पहले कहानी समझो, यहां पाकिस्तान से लेकर के, और देख रहे हो यह अरुणाचल प्रदेश तक यह फैला हुआ है, पाक से लेकर के, और यह चाइना से लेकर के देख रहे हो, यह भी अरुणाचल प्रदेश तक गया है जी, ठीक है। तो यह जो है ना पाकिस्तान के लेकर के, पाकिस्तान के कहां से, यह जो है ना अभी बताए ना कि पाकिस्तान में कौन सा पर्वत है, तो पाकिस्तान में नमक पहाड़ी है, उसके बाद में और का कीर्थन पहाड़ी है, और कौन बोले जी, सबसे पहले नमक पहाड़ी, कीर्थन पहाड़ी, ठीक है। तो यह कहां से स्थित होता है, तो यह जो है ना आपका होता है सबसे पहले स्टार्ट नागा पर्वत से होता है, ठीक है। तो नागा पर्वत कहां से है, तो यह पाकिस्तान में है, ठीक है, नागा पर्वत है। और यहीं से क्या हो जाता है, आराकान पर्वत ही तो आपका है इजाजी, अरे म्यांमार के सीमा पर, ठीक है, म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश। तो यह क्या है आपका नागा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक क्या है, तो यह जो है ना आपका फैला हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम पर्वत को अरेंज कर लेते हैं और उसके बाद दिखाते हैं, ठीक है। तो सुनो, यहां से इस तरह से ऐसे डायग्राम जो है ऊपर थोड़ा सा ऐसे जाएगा ना, जैसे जैसे डायग्राम बना रहे हैं वैसे वैसे आपको भी डायग्राम बनाना है। एक बोला कि जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे बोलना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर क्या होता है, यह पर्वत है, ठीक है, इस तरह से आकार का हमने बना लिया, ट्रायंगल के आकार का। यह पर्वत है, कहां से, पाकिस्तान से स्टार्ट होता है, और इसको हम कौन सा पर्वत बोलते हैं, नागा पर्वत, नागा पर्वत। फिर यहां पर देखो स्टार्ट होता है बंदरपुछ, नागा पर्वत, बंदरपुछ उत्तराखंड में जी, नागा पर्वत, बंदरपुछ, उसके बाद में कामेत, कामेत, उसके बाद में नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी हो गया। उसके बाद में धौलागिरा, धौलागिरा, उसके बाद धौलागिरा के बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा हो गया। उसके बाद में अन्नपूर्णा के बाद मनसालू, मनसालू, गौरी शंकर, गौरी शंकर हो गया। उसके बाद में गौरी शंकर, छोयू, यहां पर छो, छो ऊ, ठीक है, छो औ, ठीक है, छो, यह होता है छो। उसके बाद में गौरी शंकर, छोयू, कहां पर, तो देखो उसके छोयू के बाद माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट हो गया। उसके बाद छोयू, माउंट एवरेस्ट, उसके बाद यहां पर क्या लिखेगा, मैकालू, मैकालू। उसके बाद में यहां लिखो कंचनजंगा, कंचनजंगा। उसके बाद में कंचनजंगा, नामच बर्मा, या अरुणाचल प्रदेश में जी नामच बर्मा, नामच बर्मा। इस तरह से आपको भी अरेंजिंग याद रहना चाहिए जी। बोलो तो सबसे पहले नागा पर्वत, बंदरपुछ, कामेत, नंदा देवी, धौलागिरा, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोऊ, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा, नामच बर्मा। और सुनो, बंदरपुछ और कामेत के बीच में छोटे छोटे पहाड़ यहां पर भी स्थित है जी, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, सब उत्तराखंड में पड़ता है। लिखो क्या क्या, तो बंदरपुछ और कामेत के स्थित है, इसके बीच में क्या, तो पहला लिख लीजिए गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल। गंगोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, ठीक है। समझ में आ रही बात, गंगोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, एक और छुटिए गया जी, यमुनोत्री, योत्री ऐसे लिखाएगा ना, योत्री, ठीक है, यमुना, सुनो यमुनोत्री, इस तरह से यमुनोत्री, ठीक है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और एक और लिख लो त्रिशूल। टोटल 18 को होना चाहिए, 5 को यहाँ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, ठीक है। बोलिए, तो बृहद हिमालय कहां से कहां तक फैला है? तो यह पाकिस्तान से नागा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के नामच बर्मा तक फैला हुआ है जी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कहां तक? तो नामच बर्मा तक फैला हुआ है। आपको भी देखो अरेंजिंग देता है कि अरेंजिंग जो है ना वह पश्चिम से पूरब की तरफ करिए इस तरह से, ठीक है। बोलिए, तो सबसे पहले नागा पर्वत 3-4 बार याद करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। नागा पर्वत, बंदरपुर, कामेत, नंदा देवी, धौलागिरा, अन्नपूर्णा, मंसाली, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा, नामच बर्मा, ठीक है। उसके बाद में बंदरपुर और कामेत के बीच में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल। एक स्वर में बोलेंगे कि सबसे पहले नागा पर्वत, बंदरपुर, कामेत, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, छोयू, उसके बाद में माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा, नामच बर्मा, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल। इस तरह से आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यह जो है ना बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, इसके औसत ऊंचाई जो है ना कितना है? 6100 मीटर। औसत ऊंचाई कितना है हो? तो औसत ऊंचाई जो है ना वह 6100 मीटर है। पहाड़ समझ में आ रही है या नहीं? पहाड़ याद रहेगा तो कॉपी पर लिख लीजिएगा कि मेरा क्या होगा कालिया। औसत ऊंचाई 6100 मीटर, ठीक है। यह कहां से कहां तक फैला है? तो पाक में नागा पर्वत से लेकर नागा पर्वत, ठीक है, कीर्तन पहाड़ी, सुलेमान पहाड़ी, नमक पहाड़ी। सबसे पहले खेती जो है ना कहां पर हुआ था? कीर्तन पहाड़ी, ठीक है, और सुलेमान पहाड़ी के बीच में गेहूं की खेती, याद आ रही है। औसत ऊंचाई 6100 मीटर। पाक में नागा पर्वत से लेकर कहां तक फैला हुआ है? अरुणाचल प्रदेश के नामच बर्मा तक फैला हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेपाल में जो है ना माउंट एवरेस्ट को चामोलुग्मा, ठीक है, भी कहा जाता है या सागर माथा कहा जाता है। लिखो, माउंट एवरेस्ट क्या लिखोगे? माउंट एवरेस्ट को चामोलुग्मा, पंजाब नहीं जी, नेपाल में चामोलुग्मा, और या सागर माथा नेपाल, और चाइना में चामोलुग्मा, चीन में जो है ना चामोलुग्मा, और उसके बाद में सागर माथा नेपाल में, सागर माथा, ठीक है। तो चामोलुग्मा, माउंट एवरेस्ट को चामोलुग्मा, सागर माथा के तहत भी जानते हैं, इसकी ऊंचाई कितना है हो? 8611 मीटर, ठीक है। 8848, वेरी सॉरी, 8848 माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मीटर। 8611 तो एकड़ है जी, काराकोरम का, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8848 मीटर। कहीं कहीं जो है ना वह 50 भी देता है, क्योंकि इसका ऊंचाई जो है ना धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसीलिए, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8848 मीटर। माउंट एवरेस्ट को चामोलुग्मा, सागर माथा के तहत भी जानते हैं। बृहद हिमालय क्या है? आपका दूसरा भाग, ठीक है। उसके बाद में मध्य हिमालय, यहाँ पर जो है ना यह घूमने के लिए जंगल क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र है, घूमने के लिए बहुत अच्छा है। आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर में, और यहाँ घास के मैदान को मर्ग कहा जाता है। घूमने वाला क्षेत्र बहुत है हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू, शिमला, मनाली, रानीखेत, नैनीताल, ठीक है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, सब कहाँ है जी? जम्मू कश्मीर में। मिटाए यह वाला बात, बोलिए। ट्रांस हिमालय समझ में आई बात? सबसे पुरानी ऊंचाई 6000 मीटर, काराकोरम, गाडविन आस्टिन, गैसर ब्रूस, इसका एग्जांपल, ठीक है। काराकोरम की ऊंची चोटी गाडविन आस्टिन 8611, गैसर ब्रूस। उसके बाद में लद्दाख सबसे खतरनाक ऊंची चोटी ढाल लकापोसी, जास्कर पीर पंजर, ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ग्लेशियर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर, ब्याफो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बार्टोंडो ग्लेशियर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखिएगा? बृहद हिमालय, औसत ऊंचाई याद रखिएगा 6100 मीटर हो गया। नागा पर्वत, बंदरपुर, कामेत, नंदा देवी, धौलागिरा, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद में मैकालू, कंचनजंगा, नामच बर्मा, और बंदरपुर और कामेत के बीच में क्या है? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? तो 8848 मीटर। और उसके बाद में क्या होता है? तो उसके बाद जो है ना, सुनो, उसके बाद क्या होता है? माउंट एवरेस्ट को हम लोग चामोलुग्मा या सागर माथा के तहत भी जानते हैं, ठीक है। मिटा दे, बोलिए, चलो मिटा दे। अगला हेडिंग लगा लीजिएगा क्या? मध्य हिमालय। चलो, मध्य हिमालय समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आपको भी याद होना चाहिए। मायने यह नहीं रखता है ना कि आप कितना देर पढ़ रहे हैं, मायने यह रखता है कि जो आप पढ़े हैं तो आपको कितना याद है, ठीक है। बोलिए। और ज्योग्राफी तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ही, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। चलिए, हेडिंग लगा लिए मध्य हिमालय। उसके बाद में शिवालिक बता देता हूं।
और तब हम आ जाएंगे मैदानी क्षेत्र में, और उसके बाद नदी के बारे में बताएंगे कि मेन जो है ना सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी और गंगा नदी, यह तीनों बताएंगे, इन डिटेल बताएंगे। नदी से का तो सवाल छूट जाए, देखना ध्यान से, ठीक है। चलिए मध्य हिमालय, दूसरा के बाद तीसरा नंबर मध्य हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई कितना है जी? औसत ऊंचाई 2000 से 3000 मीटर होता है औसत ऊंचाई, इसीलिए जो है ना यह घूमने के लिए बड़ा अच्छा है। औसत ऊंचाई 3000 हम मीटर लिख दे, किताब में कहोगे कि 2500 मीटर लिखल है, तो हम बोल तो दिए 2000 से 3000 मीटर, ठीक है। अच्छा अब सुनो, घूमने के लिए प्रसिद्ध, घूमने के लिए यह क्या है, तो घूमने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद सुनो, जैसे आपका एग्जाम्पल में देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में कौन सा, तो जम्मू कश्मीर में घास के मैदान जो है ना उसको बोला जाता है मर्ग, जंगल है, पहाड़ है, सब है जी। क्योंकि यहां पर लिखो ना, यहां जंगल पहाड़ पर्वत एवं घास के मैदान है, सब कुछ है, इसीलिए यह घूमने वाला बड़ा बढ़िया क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर घूमने वाला बहुत अच्छा, यह जंगल पहाड़ पर्वत एवं घास के मैदान स्थित है। घास के मैदान को मर्ग बोला जाता है, घास के मैदान को मर्ग कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है। एग्जाम्पल में गुलमर्ग, ठीक है। अच्छा अब सुनो, घूमने वाला जो है ना हिमाचल प्रदेश का देखो, शिमला लिखो, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश शिमला, हिमाचल प्रदेश कुल्लू, शिमला, मनाली सब है जी। कुल्लू कहां पर, शिमला। उसके बाद में एक्टोबियन हुम को जो है ना शिमला संत कहा जाता है, ठीक है। यही तो कांग्रेस का क्या किए थे, स्थापना किए थे जी 1885 में, ठीक है। कौन का काल था बताओ, 1885 में किसका काल था बताइए। सबसे पहले रिपन आया था, रिपन आया था, तो रिपन के काल में जो है ना कांग्रेस का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था 1885 में, ठीक है। उसके बाद डफरीन आया था, ठीक है। हिमाचल प्रदेश कुल्लू, शिमला, मनाली, कुल्लू, उसके बाद में शिमला, मनाली, यह सब क्या है जी, घूमने वाला। कुल्लू हो गया, शिमला हो गया, मनाली, यह सब घूमने वाला क्षेत्र है। उसके बाद में उत्तराखंड में देख लो, नैनीताल, रानीखेत, उत्तराखंड भी घूमने वाला है जी। नैनीताल, रानीखेत, यह सब घूमने वाला है, ठीक है। तो यही हो गया मध्य हिमालय, जिसकी औसत ऊंचाई 3000 मीटर है, घूमने के लिए प्रसिद्ध। यह जंगल पहाड़ पर्वत एवं घास के मैदान है, ठीक है। घास के मैदान को मर्ग कहा जाता है, गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर जी, ठीक है। अच्छा उसके बाद में मध्य हिमालय के बाद शिवालिक हिमालय, चौथा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय क्या है, तो हिमालय के जो पाद बिंदु है ना वही को बोला जाता है शिवालिक हिमालय। अर्थात शिवालिक हिमालय का अर्थ होता है, शिवालिक का अर्थ होता है ना शिव की जटा, ठीक है। शिवालिक का अर्थ क्या है, शिवालिक का अर्थ होता है शिव की जटा, शिव की जटा। एक बात बताए देखो, एक बार जो है ना होता क्या है, शिवा की जटा लिखा रहा है जी, शिव की जटा। सुनो एक बार क्या होता है, तो एक बार मेरे दोस्त क्या होता है, सुनना ध्यान से। एक बार जानते हो क्या होता है, तो एक बार जो है ना एक शराबी व्यक्ति शराब पी करके और मंदिर जी के पुजारी से भिड़ गया, तो पूछता है ना कि बताइए बाबा सबसे बड़ा क्या है, धरती बड़ा कि पहाड़ बड़ा, ठीक है। तो कह रहा है ना कि यह जो है ना आपका पहाड़ बड़ा, ठीक है। तो जब पहाड़ बड़ा तो भगवान जो है ना आपका हनुमान जी के हाथों में क्यों पड़ा, ठीक है। तो कह रहा है कि हनुमान जी बड़ा। चाल सुनो, आवाज वगैरह जा रही ना जी, ठीक है बोलिए, ठीक है। चलो फिर से बताता हूं, सुनो। तो एक व्यक्ति क्या कहता है, एक दिन शराबी व्यक्ति शराब पी करके और मंदिर के पुजारी से भिड़ गया और कहा कि बाबा बताइए कि मंदिर बड़ा कि धरती बड़ा। तो कहा कि धरती बड़ा, जाहिर सी बात है धरती बड़ा है तो धरती बड़ा, तो शेष नाग पर क्यों पड़ा। तो कहा कि शेष नाग बड़ा, और शेष नाग बड़ा तो शंकर भगवान के गले में क्यों पड़ा। तो कहा शंकर भगवान बड़ा, और यदि शंकर भगवान बड़ा तो हिमालय पर्वत पर क्यों पड़ा, कैलाश पर्वत पर क्यों पड़ा। तो कह रहे हैं कि कैलाश पर्वत बड़ा, तो कैलाश पर्वत बड़ा तो बजरंग बली के हाथों में क्यों पड़ा। तो कह रहा है कि बजरंग बली बड़ा, तो
बजरंग बली बड़ा तो लंका में क्यों पड़ा, तो कह रहे कि लंका बड़ा, और लंका बड़ा तो सीता जी लंका में क्यों पड़ा, तो कह रहे सीता जी बड़ा, तो कहा कि ना सीता जी बड़ा और ना भगवान बड़ा, ना हम बड़ा, ना आप बड़ा, सबसे बड़ा जो है वह कौन है, जो पी कर पड़ा वही सबसे बड़ा। ठीक है, समझ में आई बात? बोलिए मिठा। सुनो, शिवालिक हिमालय, शिवालिक का अर्थ होता है शिव की जटा। ठीक है, बोलिए। अच्छा, यहां से बताओ जी, बोल रहा है कि कैलाश पर्वत पर क्यों पड़ा, तो कैलाश पर्वत बड़ा, सीता जी बड़ा तो श्री राम जी के चरणों में क्यों पड़ा, बताओ, बोलिए। देखिए, यह शिवालिक का अर्थ होता है शिव की जटा, यह हिमालय के पाद बिंदु से होता है, हिमालय के जड़ के पास होता है, जड़ के पास को हम लोग, जड़ के पास को क्या बोलते हैं, शिवालिक हिमालय बोलते हैं। ठीक है, इसका भी डायग्राम बना लीजिएगा इस तरह से। यह जो है कहां से स्थित है, तो यह जो है सबसे पहले आराकान पर्वत, कहां से, आराकान पर्वत यहां पर लिखेंगे, जिधर से सजाए कि इधर से सजाए, बताओ, जहां से कहोगे ना वहीं से क्या करेंगे, सजा देंगे। बोलिए, तो सबसे पहले जो है यहां पर लिखो आराकान पर्वत, म्यांमार की सीमा, आराकान उल्टा आज की लिखता हूं, आराकान पर्वत। ठीक है, यह कहां है जी, तो म्यांमार के सीमा पर है, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सब बताएंगे अभी। सार्क में और एशियान में कितने देश आते हैं सब बताना है। म्यांमार, ठीक है, यह म्यांमार के क्या है, तो यह जो है सीमा पर है, तो अराकान पर्वत, और यहां जो है ना कौन सा पर्वत है, सुलेमान, बताए ना, पाकिस्तान वाला सुलेमान जो है वह पाकिस्तान। उसके बाद में यहां पर है आपका शिवालिक, शिव की जटा, शिवालिक। ठीक है, उसके बाद सुनो डफलामिरी, अबीर मिस्मी, यहां जो कौन सा पर्वत हो जाएगा, इस तरह से बहुत पर्वत है जी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, डफला मिरी अबीर, डफला मिरी अबीर मस्मू, डफला मिरी अबीर मस्मू, ठीक है, मस्मू। ठीक है, तो यह हो गया अरुणाचल प्रदेश का डफला मिरी अबीर मस्मू लिखो ना, मस्मू। ठीक है, यह वाला तो डफला मिरी अबीर मस्मू। उसके बाद में पटकोई बीम, यह भी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, पटकोई बूम। उसके बाद में सुनो, जैसे कि आपका मेघालय में कौन पर्वत, तो गारो खासी जंथिया बीच में पड़ेगा जी, गारो खासी जंथिया, यह सब हिमालय तक फैला हुआ है जी, हिमालय बोल रहे हैं मेघालय से होते हुए, गारो खासी जंथिया। उसके बाद में नागालैंड में नागा पहाड़ी, नागालैंड में हो गया नागा पहाड़ी, बोलो, नागालैंड में नागा पहाड़ी। उसके बाद में मिजोरम में मिजो पहाड़ी, मिजोरम में कौन सा हो जाएगा, मिजो पहाड़ी। ठीक है, बोलिए, यह सब क्या है, यह फैला हुआ है, तो यही तो शिवालिक हिमालय है। ठीक है, अब प्रादेशिक विभाजन थोड़ा सा बता दे। ठीक है, नदियों के आधार पर प्रदेश का विभाजन मिटा रहे, बोलिए, यह समझ में आ रही है, बोलिए, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, बोलो। ठीक है, आसाम में लिख लो मिकिर पहाड़ी, एक आसाम में कौन सा, मिकिर पहाड़ी। ठीक है, अच्छा, यह मिटा दे, बोलिए। शिवालिक हिमालय, शिवालिक का अर्थ होता है शिव की जटा, हिमालय के जड़ के पास कहां से फैला है, तो यह सुलेमान पाकिस्तान से लेकर के यह आराकान पर्वत तक फैला हुआ है, पटकोई बीम जो है ना वह अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, यह सब यहां से ऐसे फैला हुआ है, मेघालय में गारो खासी जंथिया से होते हुए नागालैंड नागा पहाड़ी, मिजोरम मिजो पहाड़ी, आसाम में जो है ना वह मिकिर पहाड़ी। ठीक है, मध्य हिमालय तो समझ में आ गई कि घूमने के लिए कौन सा, तो मध्य हिमालय। अब जो है ना, अब बताता हूं क्या, प्रादेशिक विभाजन नदियों के आधार पर। ठीक है, चलिए मिटा दें, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रादेशिक विभाजन, हेडिंग लगा लीजिएगा, प्रादेशिक विभाजन। उसके बाद में नदी तंत्र वाला बताएंगे, कई सारे नदियां एक साथ आकर के मिल जाती है, उसी को नदी तंत्र बोलते हैं। ठीक है, प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर प्रादेशिक विभाजन, नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, अब शुद्ध लिखा गया ना, बोलिए,
तो सबसे पहले क्या करना है, तो यहां से इस तरह से बनाना है, इस तरह से बना दिया, ठीक है। सबसे पहले बृहद, मध्य और उसके बाद में क्या आ जाएगा, शिवालिक आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यह हो जाएगा सबसे ऊपर ट्रांस, ट्रांस हो गया, यह बृहद हो गया, यह मध्य हो गया, उसके बाद में यह शिवालिक हो गया, ठीक है। अब सुनो, शिवालिक प्रादेशिक विभाजन नदी के आधार पर कैसे होगा। यहां पर सबसे पहले एक नदी, दो नदी, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, काली, तीस्ता, दिहांग, उसके बाद में सुवर्णाश्री, यह होगा ना जी। सबसे पहले सिंधु, काली, तीस्ता, सबसे पहले क्या आ जाएगा, सिंधु नदी, सिंधु, सिंधु नदी, सिंधु, सतलज, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग, सिंधु, उसके बाद में यह हो जाएगा सिंधु, सतलज, काली नदी, काली, उसके बाद में तीस्ता, तीस्ता, और उसके बाद में इसको हम लोग क्या बोल दिए, दिहांग, ठीक है। काली, तीस्ता, दिहांग। तो यहां सिंधु नदी, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग। सबसे पहले क्या होता है, तो सिंधु नदी और सतलज नदी के जो बीच में पड़ता है उसको पंजाब हिमालय बोलते हैं, ठीक है। यहां पर पी, पी बोले तो पंजाब, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय कहां, तो पंजाब हिमालय जो है ना वह आपका कहां पर है, तो यह आपका हो जाएगा सिंधु और सतलज के बीच में, ठीक है। सिंधु और सतलज के बीच में पड़ रहे जो है ना एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय, ठीक है। हिमालय का नदियों के आधार पर प्रादेशिक विभाजन, तो ये पंजाब हिमालय, उसके बाद में कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, उसके बाद में सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय, उसके बाद में असम हिमालय, यहां पर इसको हम लिखें, यहां पर असम, असम हिमालय, उसके बाद में यहां पर नेपाल, ठीक है। बोलिए, इस तरह से आप भी डायग्राम बना देना है जी। तो सिंधु और सतलज के बीच में पड़ रहा क्षेत्र को पंजाब बोलेंगे, सतलज और काली, तीस्ता कुमायूं हिमालय, उसके बाद में काली और तीस्ता के बीच में पड़ रहा असम हिमालय, और उसके बाद में तस्ता और दिहांग के बीच में पड़ रहा नेपाल हिमालय, ठीक है। उसके बाद में इसको सचल जोन, इसको बोलेंगे एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और उसके बाद में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट होता है, ठीक है। यही ना, बोलो 1 2 3। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस जोन को बोला जाता है पहला जोन नंबर 1 2 और उसके बाद में 3। पहला को बोला जाता है क्या, जोन नंबर 1 को बोला जाता है सचर जोन, सचर जोन। उसके बाद में इसको बोला जाता है एमसीटी, एमसीटी जोन। उसके बाद में इसको बोला जाता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, जीबीटी जोन, जीबीटी जोन। उधर लिखता हूं ये सब क्या होता है, नोट में बात डाल करके, तब आपको समझ में आएगी, ठीक है। बोलिए, सबसे पहला जो है ना सिंधु और सतलज के बीच में पड़ रहा हिमालय, पंजाब हिमालय, ठीक है। पंजाब हिमालय, यह किसके बीच, तो सिंधु और पंजाब का क्षेत्र, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में, सिंधु एवं सतलज नदी, सतलज नदी के बीच में पड़ रहा है, ठीक है, पहला नंबर। दूसरा क्या है, पंजाब के बाद कुमायूं हिमालय, कुमायूं, कुमायूं हिमालय किसके बीच में पड़ रहा है, तो कुमायूं हिमालय देखो यह पड़ रहा है आपका किसके बीच, सतलज और काली नदी, ठीक है। काली, तीस्ता, दिहांग, सतलज एवं, सतलज एवं काली नदी, ठीक है। उसके बाद तीसरा और क्या लिखोगे, बृहद हिमालय, दिखाई दे रही है बृहद, यहां पर असम, बृहद, यहां पर हो गया आपका कौन सा जी, ट्रांस हिमालय। ऐसे करो ना, ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक, ठीक है। सुनो, असम जो है ना कहां पर, काली एवं तीस्ता नदी, असम काली एवं तीस्ता नदी, काली एवं तीस्ता नदी, यह सब ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है जी। उसके बाद में और हो गया असम के बाद नेपाल, तीस्ता एवं दिहांग नदी, असम के बाद नेपाल ना, नेपाल क्या हो जाएगा, तो तीस्ता एवं दिहांग नदी, तीस्ता एवं दिहांग नदी, ठीक है। उसके बाद नोट में यहां पर और बात लिखोगे, क्या लिखोगे, यह जो है ना कौन सा, तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय दोनों के बीच में जो पड़ रहा है उस जोन को क्या बोलते हैं, यहां पर जोन, इस तरह से। और सबसे पहले हो जाएगा
जोन में पहला कौन सा? तो आपका ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच, ट्रांस एवं बृहद हिमालय के बीच का जोन, ठीक है, बीच का जोन क्या कहलाएगा? सचर जोन। सचर जोन कहलाएगा पहला नंबर। दूसरा नंबर सचर जोन के बाद, उसके बाद ट्रांस हो गया और बृहद हो गया। बृहद और मध्य, बृहद एवं मध्य हिमालय के बीच जोन, हिमालय के बीच का जोन, यह क्या कहलाएगा आपका? यह कहलाएगा, देखो यहां लिखे एमसीटी। एमसीटी का फुल फॉर्म होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट, मेन सेंट्रल ट्रस्ट। और तीसरा लिख लीजिएगा क्या? यहां पर क्या हो जाएगा? मध्य और शिवालिक के बीच का, मध्य एवं शिवालिक के बीच का क्षेत्र, बीच का जोन, क्षेत्र मत लिखो, इसको बोलेंगे जीबीटी। जीबीटी, जीबीटी का मतलब होता है ग्रेट बाउंड्री, ग्रेट बाउंड्री ट्रस्ट, जीबीटी। जीबीएफ बोला जाएगा, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट होता है इसको, जीबीएफ, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। कहीं कहीं ट्रस्ट भी लिखता है जी, या इसी को कहीं कहीं ट्रस्ट भी लिख देता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? मध्य एवं शिवालिक के बीच का जोन क्या कहा जाए? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, या उसी को ट्रस्ट बोल सकता हूं, ठीक है। बोलिए, यह बात समझ में आ रही है? 1 मिनट बना रहिएगा। क्या करते हैं, यहीं पर क्लास को जो है वह अंत कर देते हैं, ठीक है। नदी तंत्र बढ़ाएंगे तो देखो, सिंधु नदी को बताना जो है ना वह अच्छा से बताएंगे। 5 मिनट और 7 मिनट बता करके जो है ना वह ऊपर ऊपर नहीं भगाना है, क्योंकि नदी तंत्र जो है ना एक बड़ा अच्छा टॉपिक होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, कल की क्लास में नदी तंत्र को स्टार्ट करते हैं। सोच रहा होगा कि आज कहे थे कि नदी तंत्र पढ़ाएंगे, लेकिन खैर कल वाला क्लास में जो है ना वह स्टार्ट कर देंगे नदी तंत्र। यह बात समझ में आई? इतना यह सब बात जो है वह बताए हैं, ठीक है। बोलिए, तो जाते जाते मेरे दोस्त एक ही बात कहेंगे कि अच्छा से पढ़ते रहना है और मन लगा करके पढ़ना है। बताए थे ना कि रीड अटेंटिवली मस्ट सक्सेस इन लाइफ, और कभी जो है ना वह मायूस मत होना, कभी भी नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है। तो कल हम लोग मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, इसी जोश और जज्बा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।